नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय शीतल पी सर। स्वागत और अभिनंदन। जी नमस्कार सर, जब बताते हैं किसी भी मामले पर तो लोग सुनते हैं और समझते भी हैं। आज ऐसा ही मामला है, पूरे देश में चर्चा है कि बंगाल को लेकर सर्वोच्च अदालत ने ऐसा क्या कह दिया, ऐसा क्या समझा दिया, ऐसा क्या डांट दिया। कई लोगों ने तो ऐसी खबरें चला दी कि जैसे अभी सरकार बर्खास्त हो जाएगी। कई लोगों ने खबरें चला दी थोड़ी बहुत देर में ममता बनर्जी गिरफ्तार हो जाएंगी और जेल चली जाएंगी। कुछ ने बताया कि अधिकारियों को सस्पेंशन भी लिख दिया गया। हालांकि कोर्ट ने ऐसा कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया। नोटिस देना कोर्ट की एक प्रक्रिया है। कोई भी केस अदालत जाता है, सब पक्षों को नोटिस दिया जाता है, उनसे पूछा जाता है, अपने अपने सबमिशन दाखिल करो। ये कागजी प्रक्रिया होती है अदालत की। तो सर, इस पूरे मामले पर हम आप ही से जानना चाहेंगे क्या है, और इतनी भयानक स्थिति मीडिया में बना दी है कि अब शाह की टीम चुनाव कराएगी, अब सब कुछ बंगाल में ढह गया, कुछ नहीं बचा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया में इस तरह की भावना है आजकल। दो दो तरफ इस तरह की भावना है, एक तरफ ही नहीं। जाहिर है जो सरकारी मीडिया है, जिसकी बहुसंख्या है, जो सारे टेलीविजन चैनलों में व्याप्त है, अखबारों में व्याप्त है, या हर उस जगह व्याप्त है जो सरकारी संरक्षण में जिंदा है। एक तो वो मीडिया है, और दूसरा एक और हिस्सा है जो उसमें भले ही न हो लेकिन उसको एक लाभ की आशा है उधर से। और एक और मीडिया है जो विचारधारा के तौर पर आरएसएस, बीजेपी, दक्षिणपंथ से जुड़ा हुआ है। ये सब तो एक तरफ है। एक जो समानांतर प्रतिक्रिया उसकी आप कह सकते हैं हुई है, जो वो सारे लोग जो पत्रकार रहे हैं उनको ये सब चीज बेचैन करती है, और वो कोशिश करते हैं कि लोगों तक समाचार, सूचनाएं, विचार, विश्लेषण जैसे होते थे, जैसे हमारा मीडिया था 14 से पहले, वैसा मीडिया रहने की कोशिश करते हुए लोग कुछ प्रयास करते हैं। उसमें भी दोष ये है कि कई लोग जब उधर कोई चीज गड़बड़ होती है, सरकार के लिए कोई कठिनाई कहीं आती है, तो वो बहुत हाइपरबोल में चले जाते हैं। रोज सरकार गिरा देते हैं, कभी नीतीश कुमार को लालू यादव से मिला देते हैं दसियों बार, कभी वो जो आंध्रा के मुख्यमंत्री है नायडू साहब, उनके जरिए सरकार गिरा देते हैं, कभी एप्स्टीन फाइल पे गिरा देते हैं। तो दोनों ओर से आप कह सकते हैं कि इस तरह की गड़बड़ियां हैं, लेकिन एक और पूरी तरह संगठित है। दूसरी तरफ अभी बहुत सारे माध्यम ऐसे हैं जो जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं। गलती होती है तो उसे स्वीकार करते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ तो एक तरफा मामला है और वो सरकार की ओर से तलवार चलाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया, ये सही है। सुप्रीम कोर्ट में ले आए सरकारी वकील ही। हाई कोर्ट में जब इसकी सुनवाई हो रही थी तो उन्होंने अपनी ओर से बताया कि साहब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहा है, तो आप चाहें तो इसको सुनने की जगह उनको रेफर कर दें। हाई कोर्ट ऐसे मामलों में जहां सुप्रीम कोर्ट भी उसी मामले को सुन रहा हो फिर हस्तक्षेप नहीं करते, और जो उन्होंने वापस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे सरकारी वकील हैं बड़े बड़े, उनको उम्मीद रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ रेमेडी पा सकते हैं। एक हद तक आप कह सकते हैं कि उन्होंने नोटिस इशू कराने में सफलता प्राप्त कर ली। इससे आगे अभी आप जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया है, ये पहली प्रक्रिया का संदर्भ है। उसमें सिर्फ इतना जरूर है कि जो वहां जज बेंच थी उसमें जस्टिस मिश्रा जो थे, उनके कुछ टिप्पणियां ऐसी जरूर थी जो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि उसमें आपको एक विचार दिख सकता है, लेकिन अभी वो विचार के स्तर पर है, उसका कोई मतलब नहीं। ऐसी टिप्पणियां कोर्ट्स बहुत सारे मामलों में बहुत तरह की सरकार के खिलाफ कर चुका है, लेकिन जब वो आदेश लिखता है तो उसमें वो सब नहीं होता। तो आदेश जो कागज पे लिख के जारी होता है वही अंतिम फैसला होता है। उसके अलावा जो कुछ भी कोर्ट्स में होता है उसको लेके अलग अलग स्पेकुलेशंस लोग कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। तो जो स्पेकुलेशंस आप बता रहे हैं कि मीडिया में जो कुछ चल रहा है वो स्पेकुलेशंस है। अगली सुनवाई होगी, उसके बाद और सुनवाई होंगी, जवाब होंगे, जवाबी जवाब होंगे, बहस होगी, फिर कहीं कोई चीज पहुंचती है। इतनी जल्दी ऐसी कोई चीज नहीं होती। हालांकि ये सही है कि ये ऐसा वक्त है कि कुछ भी हो सकता है, ये भी है। ऐसा नहीं है कि जो केंद्र सरकार है वो इस तरह की इच्छा नहीं रखती होगी कि कोर्ट से या किसी के जरिए अगर उसको कोई तलवार मिल जाए तो उससे बंगाल की सरकार का गला काट दे, वहां राष्ट्रपति शासन लगा दे या कुछ ऐसी चीज कर दे। ऐसी बिल्कुल इच्छा उनकी हो सकती है, और लेकिन आज के फैसले में ये सब कुछ नहीं।
अगर कोई आज के फैसले के आधार पर ये कह रहा है, ऐसे शीर्षक लगा रहा है, ऐसी भावना व्यक्त कर रहा है, तो वो धोखाधड़ी कर रहा है खबर के साथ, और सरकार की ओर से तलवार चला रहा है, सरकार का प्रचार कर रहा है बंगाल में, बंगाल के मतदाताओं का मन बदलने की कोशिश कर रहा है, और वो कोशिश तो जारी ही है, उसी क्रम में ये काम हुआ है। जी सर, एक बड़ा अहम सवाल ये है कि जैसे कल एकाएक 50 बीएलओज इस्तीफा दे देते हैं और वो सीधा ईआरओ को सौंप देते हैं कि भैया मेरा इस्तीफा ले लो। क्या सर्वोच्च अदालत इन खबरों को नहीं देखती है? क्या इनको नहीं समझती है कि जिस राज्य में इतनी बड़ी तादाद में बीएलओज की मौत हो गई, उसकी याचिका पड़ी हुई है, बीएलओज इस्तीफा दे रहे, तो कहीं तो कुछ संकट है। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन आज की जो सुनवाई थी वो बीएलओज की मौत पे नहीं थी। आज की सुनवाई सिर्फ इस बात पर थी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि उसको काम करने में राज्य सरकार ने बाधा पहुंचाई। उसके पास एक मुकदमा है, उस मुकदमे के तहत वो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में एक ऑफिस में छापा मारने गई थी, लेकिन उस बीच मुख्यमंत्री और कई पुलिस अधिकारी वगैरह पहुंच गए और उन्होंने उनके काम में बाधा डाली। ये संविधान की जो फेडरल संविधान है उसका उल्लंघन है, और ये उनकी याचिका है, और वो उसके विरुद्ध कोर्ट में गए हैं। कोई भी जा सकता है, कोई भी अगर अपने को समझता है कि उसके साथ कुछ चीज गैर कानूनी हुई है तो कोर्ट्स का दरवाजा खटखटा सकता है, ये हमारे संविधान में है। तो उसका इस्तेमाल करते हुए गए। पहले वो हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट में उनको मनचाही रेमेडी नहीं मिली। उन्होंने वहां भी मतलब उसे जबरदस्ती सुनने की कोशिश की थी। उन्होंने वहां एक चिट्ठी भी लिखी थी सीजेआई को, लेकिन वहां के सीजेआई ने, जो हाई कोर्ट के हैं, वहां के चीफ जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट, उन्होंने उस पे नॉर्मल व्यवहार रखा था कि जो बेंच सुन रही है उसने जो तारीख दी है उसी आधार पर ये सब होगा, और उसी आधार पर हुआ वहां। लेकिन जब तक वहां हुआ तब तक ईडी को सुप्रीम कोर्ट भी चली आई थी, और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मैटर था तो वहां से वो लोग ले आए सुप्रीम कोर्ट, तो अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी इससे आगे कुछ नहीं हुआ है। जो बातें आप दूसरी बता रहे हैं बिल्कुल वो सब चीजें हैं, उनके अलग मुद्दे हैं, उनकी अलग सुनवाई हो रही है, उनका अलग वो सब प्रसंग आएंगे, लेकिन आज वो प्रसंग था ही नहीं, आज उस पर बात थी ही नहीं। आज बात थी कि जो एप्लीकेशन ईडी ने दे रखी है उसको संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट ले कि न ले। तो जो ममता बनर्जी और उनके वकील थे वो लोग इसमें ईडी के इसको गलत ठहरा रहे थे। वो कह रहे थे कि हाई कोर्ट इसको सुन रहा है, सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट को वापस कर देना चाहिए, और हाई कोर्ट इसको सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ इस तरह के ऑब्जर्वेशन आए कि हाई कोर्ट में शोरगुल हुआ जिस दिन सुनवाई हो रही थी, वकीलों वगैरह में नारेबाजी हुई, माहौल नहीं ठीक है। तो उन्होंने कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा जब कल सुनवाई हुई तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और नॉर्मल सुनवाई हुई, और एक आपके यहाँ से कहा गया कि आपके यहाँ आ गया है, तो आप बेहतर यही होगा कि इस मामले को हाई कोर्ट को सुनने के लिए दे दें। लेकिन समहाउ सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं स्वीकार किया, और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली, स्वीकार करके नोटिस दे दिया। इतना हुआ है, इतने को जो भी जिसको जो गढ़ना चाहे अपने मन से गढ़ सकता है। लेकिन सर, क्या ईडी गिरफ्तारी से इतनी भयभीत थी जो पहले गिरफ्तारी की स्टे कराई गई? कहीं ना कहीं तो ये सर पेच है। नहीं नहीं, बिल्कुल पेच वगैरह सब है, ईडी का कोई दामन साफ नहीं है। ईडी के खिलाफ सारे देश के विपक्षी दल सारे के सारे मिलके कोर्ट आ चुके हैं। ठीक है, रेमेडी नहीं मिली, लेकिन कोई मुद्दा थोड़ी खत्म हो गया। आंकड़े तो वही हैं कि ईडी के पास अभी तक एक भी राजनीतिक नेता को 2014 के बाद 2025 जो बीत गया, अब 26 लग गया, अब तक 2014 से 2026 के बीच जितने भी विपक्षी दलों के खिलाफ उन्होंने जो भी कार्रवाइयां की हैं, अभी कोई कार्रवाई कहीं भी किसी कोर्ट में किसी अंजाम तक नहीं पहुंची। बल्कि ईडी के पूरे इतिहास में कुल 2 लोगों को, वो 2 राजनेताओं को जो झारखंड के हैं, सजा दिलाने में कामयाब हुई, लेकिन वो मामले यूपीए 1 के हैं। यूपीए 1 में एक केस हुआ था 2009 में, उसमें ईडी ने संज्ञान लिया था। ये वो यूपीए का काल था 1 और 2। उस दौरान के मामले में 2 लोगों को सजा हुई है। लेकिन इस दौरान 2014 से 2026 के बीच जब ज्यादातर मामले हर विपक्षी दल के, लगभग सभी विपक्षी, कोई बचा नहीं है, जो भी राज्य सरकार विपक्षी दलों की है, वहां ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स ने किसी न किसी तरह मामला बनाया है। ज्यादातर मामलों में चुनाव से पहले बनाया है, कुछ मामलों में चुनाव के बाद भी बनाए हैं, और इन मामलों में 2 मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं,
अन्य जगहों पर उनसे संबंधित लोगों के यहाँ छापे पड़े हैं। तो ये सब छत्तीसगढ़ में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, केरल तक में हुआ, सब जगह हुआ है। तो एक वेंडेटा का उस पे जो आरोप है उसके लिए तथ्य बहुत है। अब वो भी गलत है कि सही, किसी कोर्ट में कोई चीज तय हुई नहीं है, तो हम लोगों को भी प्रतीक्षा करने के अलावा कोई उसका वो नहीं है। दोनों तरफ के तथ्य हमें सामने रख देने चाहिए, और लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अपने विवेक से उसका निर्णय करें, उसका छिद्रान्वेषण करें, जैसे अपने विवेक से हम कर रहे हैं। सर, एक सवाल बड़ा बड़ा गंभीर भी है कि जिस राज्य में चुनाव आता है उसी में ईडी क्यों सक्रिय हो जाती है। हेमंत सोरेन अब सुरक्षित हो गए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सब सुरक्षित हो गए। अब तेजस्वी यादव भी शांत हो जाएंगे, उनका केस भी बड़ा ठंडे बस्ते में चला गया। और जब किसी बड़े राज्य में आते हैं तो राहुल गांधी के केसों की सुनवाई शुरू हो जाती है निचली अदालतों में। ये बड़ा पहलू गंभीर है। बिल्कुल, बहुत गंभीर पहलू है। उससे भी ज्यादा गंभीर ये है कि बहुत सारी हमारी अदालतों ने ऐसे फैसले दिए हैं जिन पे खुद उनसे बड़ी अदालतों को शक हुआ है। कुछ फैसले सबसे बड़ी अदालत में भी हो गए हैं जो खुद फिर बड़ी अदालत में चैलेंज हैं। ये जो पीएमएलए कानून है, जिसका जो हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है, इसमें जो संशोधन हुए और इसमें जो संवर्धन हुए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ही 2022 में खानविलकर साहब की बेंच ने सही ठहरा दिया था, और उसके तुरंत बाद उसको चुनौती दी गई। वो अब चुनौती पड़ी हुई है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में फाइनलिटी उसकी हुई नहीं, तो अभी वो सरकार के हाथ में हथियार की तरह लागू है। उस हथियार की वजह से इस देश में और दुनिया में जो भी उस कानून को पढ़ता है, उसकी धाराओं को पढ़ता है, उसके फैसलों को पढ़ता है, उसमें मतलब दुनिया तो यही समझ रही कि ये बिल्कुल गैर कानून, मतलब ये ड्रैकोनियन कानून है। इस तरह के कानून लोकतंत्र में लोकशाही का गला घोटने के लिए सरकारें इस्तेमाल करती हैं या पैदा करती हैं, और ये ऐसे ही तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है भारत में, ये शिकायत है। अब यूएपीए के बारे में भी यही शिकायत है, और उसके इस्तेमाल के बारे में तो बहुत सारा लिटरेचर, दुनिया में जो भी लोकतंत्र का अध्ययन करता है वो इसका आलोचक है। कोई समर्थक दुनिया में नहीं मिला इसका। सिर्फ भारत में कुछ दक्षिणपंथी कथित विद्वान इसका समर्थन करते हैं, और हमारे टीवी चैनल समर्थन करते हैं, और खुद सुप्रीम कोर्ट के बहुत से रिटायर्ड जजेस ने, या यूं कहें कि किसी ने भी उसका समर्थन नहीं किया है। जो फैसला पीएमएलए के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने किया, उस फैसले का किसी भी रिटायर्ड जज ने बाहर आने के बाद समर्थन नहीं किया है, बल्कि जिसने भी उस पर बात की है, शंका जताई और खतरा बताया। हम ये देख रहे हैं कि इस काल में सुप्रीम कोर्ट के 4 वर्किंग जजेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैदान में आ गए थे, और उन्होंने जो कुछ जैसे चल रहा था उसको लोकतंत्र पे खतरा बताया था। ऐसा इतिहास में कब हुआ? ये तो हमारी पूरी आजादी के बाद का जो देश का इतिहास है उसमें पहली बार ऐसा हुआ। और जो हमारे देश में आपातकाल जो 19 महीने का था, उस दौरान भी हमारे हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट्स ने अनेकों बार, अनेकों जगह डिटेंशंस के खिलाफ फैसले दिए थे। डिटेंशन हुए, वो आपातकाल कोई ठीक चीज नहीं थी, लेकिन आपातकाल के फैसलों के खिलाफ हमारी कोर्ट्स उस समय फैसले दे रही थी, तमाम लोगों के लिए उन्होंने दिए। लेकिन आज कोर्ट्स ऐसा नहीं कर रही। आज कोर्ट्स में हम मतलब कोर्ट्स की भी आलोचना के बहुत सारे तथ्य में सामने आ गए। ऐसे लोग हाई कोर्ट्स में जज चुन लिए गए जो 1 साल पहले तक किसी पार्टी के, पर्टिकुलरली सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत में थे। ऐसे जजेस को हम देख रहे हैं जो वर्किंग जजेस हैं और जाके विश्व हिंदू परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, या ऐसे बयान देते हैं जो इस सरकार को प्रिय हो। बाद में हम उन्हें पाते हैं कि सरकार इनाम दे रही है। ये सब जो चीजें हो रही हैं, ये किसी भी न्यायिक प्रणाली को इज्जत तो नहीं दिला सकती। ये किसी भी न्यायिक प्रणाली पर शक ही पैदा कर सकती हैं, तो शक होगा। हम देखते हैं कि हमारे गृह मंत्री जी को, जिन्होंने यूपीए के टाइम में रिलीफ दी थी, उनको आपने राज्यपाल बना दिया था। हम देखते हैं कि एक सज्जन ने आपको कई फैसलों में रिलीफ दी थी, जो देश के सीजेआई थे, उन पर एक महिला के साथ, उनके कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ का आरोप था। उस आरोप की किस तरह से माडवाली हुई, लीपापोती हुई, और बाद में हमने उन चीफ जस्टिस को राज्यसभा में पाया रिटायर होने के बाद। हम देखते हैं कि कानून बदलकर कैसे ह्यूमन राइट्स का जो हमारा आयोग है, उसमें आपने पहले उसमें सिर्फ चीफ जस्टिस होते थे, आपने एक जज साहब को जिनको कृतार्थ करना था उनको वहां स्थापित किया कानून बदल के। तो इसके अब अनेक संकेत हमारे सामने हैं जो ये बता रहे हैं कि सरकार और जुडिशरी के बीच कुछ माडवाली हो रही है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के मामले हो रहे हैं। ऐसे आरोप बाकायदा एफिडेविट पर और कोर्ट में दाखिल करके लगाए गए हैं कि अनेक हमारे
जजेस जो हैं उनको मतलब उन पे वैसे ही आरोप लग रहे हैं जैसे आरोप ब्यूरोक्रेसी में या इधर उधर लगते हैं दूसरे लोगों पर, जिनको निश्चित तौर पर हम जजेस से ये उम्मीद या जुडिशरी से ये उम्मीद नहीं करते। हम ये भी देख रहे हैं कि जो नेपोटिज्म का आरोप है वो हमारी जुडिशरी पर सबसे ज्यादा है, जिसमें भाई भतीजावाद साफ साफ झलकता है। हम पाते हैं कि जज के बेटे ही जज बनते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले अब होते जा रहे हैं, एक आध होता तो बात दूसरी थी, अब ऐसे अनेक होते जा रहे हैं कि खानदानी जज चले आ रहे हैं। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिनमें सुधार की जरूरत है, लेकिन इनमें सुधार नहीं हो रहा, बिगाड़ होता चला जा रहा है। और ये चीजें बिगड़ते हुए वहां पहुंच रही हैं कि अब जुडिशरी में एक हाई कोर्ट में खड़े होके हमारे देश का अटॉर्नी जो है, सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी खड़े होके वहां ये कहते हैं कि साहब इसको सुप्रीम कोर्ट में भेज दीजिए, हमने वहां दाखिल कर दिया है। तो ये इसका मतलब क्या है? हमारे देश के सबसे सीनियर एडवोकेट्स कई हैं जिन्होंने वकालत छोड़ दी। बहुत बड़े बड़े 2-3 वकीलों ने वकालत अब सुप्रीम कोर्ट में आना ही छोड़ दिया। उन्हें खुद ही, जो इस देश के सबसे बेहतर दिमाग थे लीगल सिस्टम के, वकालत खाने के सबसे बड़े नाम थे, बार एसोसिएशंस वगैरह के प्रेसिडेंट्स और तमाम, उन लोगों ने वकालत छोड़ दी। और कहा उन्होंने कि हम अब यकीन नहीं कर पाते कि अपने क्लाइंट के साथ हम न्याय कर पाएंगे, वो फीस लेने के हम हकदार है। तो ये बहुत खतरनाक बिंदु है हमारे, कि हमारे देश के 4-4 वर्किंग जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस खतरे को बताएं। जो बहुत सीनियर जजेस बैरिस्टर वकील हैं वो वकालत छोड़ दें, और बहुत सीनियर वकील ये कहें कि मुझे तो अब यकीन नहीं होता जब मैं किसी क्लाइंट का केस लेता हूं और मेरा कोई, चूंकि इसमें तो एओआर जो होते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, वो केस बना के लाते हैं और सीनियर जजेस को बताते हैं, उसके फैक्ट्स वगैरह सीनियर जजेस तैयार करते हैं, फिर उसके बाद वो कोर्ट जाते हैं। उन्होंने, एक बहुत सीनियर वकील ने अपने एक प्रोग्राम में कहा है कि मैं अब किसी अपने, जानता हूं कि केस में क्या है, लेकिन मैं फिर भी भरोसे से नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें रेमेडी दिला सकता हूं, क्योंकि स्थितियां ऐसी हो गई। एक वर्किंग जज जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में है, उन्होंने कहा कि हम अजीबोगरीब तरह से न्याय प्रणाली चला रहे हैं, जिसमें ऐसे मामले, ऐसे कानून, ऐसे कायदे, ऐसे नॉर्म जो सेटल हैं, हम देखते हैं कि डिफरेंट हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में उनके दूसरी तरह के फैसले उस मामले में दे दिए जा रहे हैं। तो ऐसे तो कभी न्याय कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। अगर न्याय में हर न्यायपालिका के जो पैरामीटर्स हैं या उनके जो पायदान हैं, सेटल्ड मामलों में जिन कानूनों को एक तरह से फाइनलिटी मिल चुकी है 20 साल 30 साल में, जिनमें कई फैसले एक तरह के आ चुके हैं, एक धारा बन चुकी है, उसको भी कोई बदल दे रहा है और फिर वो भी चला आ रहा है। फिर वो एक ही कोर्ट से एक ही तरह के मामले में 2-2 तरह के फैसले आ रहे हैं। एक मामले में किसी को जमानत नहीं मिल रही है, एक मामले में कुछ भी करके आइए जमानत मिल जा रही है, किसी एक उद्योगपति को हर मामले में सिर्फ रिलीफ मिल रही है कोर्ट से। तो ये सब चीजें जो है बहुत खतरनाक संकेत दे रही है, और ये सब अब रिकॉर्ड पे हम नहीं, वो लोग लाए हैं जो इसी में, जिन्होंने पूरे जीवन भर कानून का अध्ययन किया है और कानून के अध्ययन के आधार पर या तो प्रैक्टिस की है या वो खुद जज रहे हैं। ये बातें उनकी ओर से आ रही हैं। हम और आप तो उसके एक विद्यार्थी होने के नाते, एक दूर से देखने वाले, उसको पढ़ के उसको दोहराने वाले लोग हैं। हमारा आपका कहा इसमें से कुछ नहीं है, ये सब उनका कहा हुआ है जो कानून के जानकार हैं, न सिर्फ साधारण स्तर पर, सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर, चाहे वहां वो प्रैक्टिस करते रहे हो और चाहे खुद उस कुर्सी पे बैठ के न्याय करते रहे हो। ये उनके श्रीमुख से निकले हुए शब्द और तथ्य है, जिनको हम संकलित करके अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को तक प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें हम बताइए, एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या धारणा बनेगी न्यायपालिका के बारे में? तो इसलिए हमारा मीडिया क्या कर रहा है नोएडा में बैठ के, और हमारा खरीदा हुआ मीडिया क्या कर रहा है, या लालच के लिए ललचाते पत्रकार क्या कर रहे हैं, उस पर जाने की जगह जो ये तथ्य मौजूद है, इन सबको मिला जुला के अपने अपने विवेक से, अपनी अपनी योग्यता से अपना आकलन कीजिए। न मेरी बात मानिए, न हमारे जो एंकर साहब हैं इनकी, स्वयं अपने विवेक का प्रयोग कीजिए, यही कहूंगा मैं तो। सर, जज के चक्कर में तो हमारे उपराष्ट्रपति चले गए। जरूर, आप ठीक कह रहे हैं। उपराष्ट्रपति को तब से किसी ने बोलते नहीं सुना। ऐसा भी कभी हुआ है जो 24 घंटे बोलते रहे हो, जिनको बोलने के लिए ही जाना जाता रहा हो, जब से उपराष्ट्रपति पद के तौर पे गए हैं तब से उनकी आवाज नहीं किसी ने सुनी। ये भी कमाल का दौर है, ये भी कमाल का दौर है।
हाँ बिल्कुल है? बिल्कुल, बहुत बड़ी आपने टिप्पणी की है ये कि जो बोलने के लिए महारत हासिल रखते हो वो बोल नहीं पा रहे। जो लेकिन बोलने सर के लिए जाने जाते हैं उनकी बोलती बंद हो जाए, ये वो वक्त है। लेकिन सर एक बात है कि आज हम लोग चर्चा करते रहे कि ईवीएम या एसआईआर या फिर ईडी चुनाव में ये जो मुख्य भूमिका में, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि आज ही एक खबर आई है, झारखंड में ईडी किसी अधिकारी को उठा लाई, अधिकारी सरकार के पास आया, सरकार ने एफआईआर दर्ज की, अब ईडी के ऑफिस पर छापा पड़ गया रांची में, हड़कंप मचा हुआ, पुलिस पहुंच गई है झारखंड की। अब ये होगा सर, बदले की भावना से होगा, ये नहीं, रोज होनी इसमें बदले की भावना नहीं है। ईडी के तमाम अफसर घूस लेते पकड़े गए हैं। ये जिसके पास भी आप ऐसी ताकत दे देते हैं तो कोई गारंटी नहीं कि वहां वो लूट न हो रही हो। किसी को भी उठा लेना, व्यापारी है कुछ है और उससे वसूली करना, हमें नहीं पता ना। दोनों पक्ष आए हैं, हम और आप यहां से जज नहीं हो सकते। आपके पास दो खबरें हैं कि उसको ईडी ले गई, अब ईडी सही ले गई कि नहीं ये किसी कोर्ट में तय नहीं हुआ, उसकी एफआईआर हो गई ये भी अभी किसी कोर्ट में तय नहीं हुआ। तो हमारा आपका काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम दोनों तथ्य रख दें, बस। अब सबको छोड़ दें, अपने अपने विवेक से तय करने दीजिए। बहुत कठिन समय है इस समय, जज बनना सबसे कठिन काम है, ये भी है। जज बने थे हमारे उपराष्ट्रपति, अब बोल नहीं पा रहे। लेकिन सर एक चीज बताइए, ईवीएम और एसआईआर की तो अभी तक चर्चा हो रही थी, लेकिन जो आज महाराष्ट्र के चुनाव में हुआ कि स्याही लगाओ तुरंत मिटाओ, दूसरी पोलिंग पे दूसरा वोट पाओ, यस, अब ये इसका पाओ और क्या? अनेक असंख्य लोगों का वोट ही नहीं, जो रेगुलर वोटर हैं जो वोट देते आ रहे हैं वो वहां गए भटके और उनकी कहीं वोटर लिस्ट, उनके पास स्लिप थी लेकिन उनको वोट नहीं मिला। तो अब वोटर लिस्ट मैनेज होना, अब इतने प्रकार आ गए हैं इलेक्शन मैनेज करने के कि हम एक पे उंगली रखते हैं तो दूसरी जगह से दर्द होने लगता है। हमें पता ही नहीं क्या क्या बेईमानियां हो रही हैं और कैसे कैसे हो रही। जी लोगों का तो सर भरोसा ही उठ जाएगा फिर चुनाव से, फिर वोट कौन करने जाएगा? नहीं, ये बड़ी उठ क्या जाएगा? आप वीडियो एएनआई के देख लीजिए, दिन भर वीडियो में सब लोग यही कह रहे हैं कि अब इस चुनाव का क्या मतलब है। अब हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, साधारण लोग। फिर सर हम किधर जाएंगे? बस अंतिम सवाल है आपसे यही, बस आप बता दीजिए थोड़ा सा हाँ, कि अब रास्ता हम कहाँ अभी जाएंगे? मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, मैं नजूमी हूं भी नहीं। हम आप भी इसी वक्त की व्याख्या करने की कोशिश कर सकते हैं एक विद्यार्थी के तौर पर, और उतना ही हम रहना चाहते हैं, उससे आगे नहीं। नहीं, बड़ी गंभीर आपने बात की कि हम तो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी बने रहना चाहते हैं, लेकिन सर आपका जो अपना एक अब तक की जानकारी है, जो लोगों को परोसा है, आप अक्सर कभी कभी भावुक भी हो जाते हैं, कभी नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि जो माहौल हो रहा है वो बड़ा ठीक नहीं है, और जब ठीक नहीं होता है तो उसमें खामोश रहना ही भलाई है। आपने दोनों चीजें कही कि पत्रकारिता कहाँ जा रही है, कुछ बिल्कुल गिर गए हैं, कुछ गिरने में लगे हुए हैं, तो कहा क्या जाएगा? जनता को तय करना, जनता करेगी क्या? लोग देखेंगे क्या ममता बनर्जी 14 दिन में अपना क्या एफिडेविट देती हैं, क्या प्रपत्र प्रस्तुत करती हैं, उसके बाद फिर बातचीत करेंगे। सर आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।